Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। थोड़ी बहुत डेवलपमेंट जो चीज़ें चल रही है अभी पूरे वर्ल्ड में, और कुछ कुछ चीज़ें जो इंडिया में भी चल रही है, जैसे पॉलिटिक्स में जो चल रहा है ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, और इससे हमारा बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो आज कुछ बिल पेश होने वाले हैं। पहले मैं वहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। आज कुछ बिल पेश होने वाले हैं पार्लियामेंट में जो इम्पॉर्टेंट है एक तरह से। उसमें कुछ अमेंडमेंट भी है, और JNK के लिए भी कुछ आ रहा है, अलग अलग चीज़ें। जहाँ तक अभी तक जो न्यूज़ मिला है, न्यूज़ पढ़ के जो पता चल रहा है, ये मैं मतलब मुझे नहीं कुछ ऐसा पता कि सरकार क्या सोच रही है, कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रहा है, और उसमें जो डिटेल देंगे आपको, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जानते हैं कि हाँ क्या है, कैसे है, क्या चेंज होगा, तो उनके पास ज़्यादा डिटेल मिल पाएगा। वो मैं भी देखूंगा क्योंकि मुझे ही पता करना है। तो जैसे ही पता चलेगा मैं आपको भी बताऊंगा। मैं भी थोड़ा रिसर्च करने का ट्राई करूंगा आज। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, और उसके बाद ये तो इंडिया में SIR वोट वाला हो चल रहा था। एक जिन्होंने जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा था, जिन्होंने एक मुद्दा स्टार्ट करा था महाराष्ट्र के लिए, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने डेटा गलत तरीके से डेटा चेक किया था, और वो पूरा तथ्य गलत है। तो अब वो भी थोड़ा ठंडा होते दिख रहा है मुद्दा, अब वोट चोर वाला जो भी है। ECI खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे क्वेश्चंस का जवाब देती है, जो भी क्वेश्चंस है। और ये मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ऐसा होता है कि जितने जो पत्रकार होते हैं वो जितने बार भी जो क्वेश्चन पूछते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबका जवाब ECI देती है। तो ठीक है, ECI अपना पॉइंट रख दिया ECI ने कि उसे एफिडेविट क्यों चाहिए, कि वो वीडियो जारी नहीं कर सकता पब्लिकली, या क्यों डेटा सर्चेबल नहीं दे सकता। ये सारी चीज़ें जो भी है। फिर बहुत सारे लोग जिनके जिनके ऊपर आया कि इस नाम के लोगों को ये 4 जगह है, ये नाम की एक औरत, मंटो देवी आई थिंक, या मिंटो देवी नाम था उनका, नाम है उनका, 124 साल की आयु, और उसकी वजह से फिर उनका T-शर्ट बना के पहन के घूमना, प्रोटेस्ट करना, ये सब। तो प्राइवेसी का जो हनन है, ठीक है, जो प्राइवेसी इन्वेजन है यहाँ पे, वो एक गलत चीज़ है किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। क्योंकि एक जो वोटर होता है वो इसलिए अपना डिटेल, एक सेकेंड, हाँ, वो इसलिए अपना डिटेल देता है क्योंकि उसको पता है कि भाई कुछ भी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम से कम उसका डिटेल तो सही रखेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे अब ये भी कैमरा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब वो भी थोड़ा इशू दिख रहा है, क्योंकि जो डेटा दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, एक सिटीजन एज ए सिटीजन देता है कि हाँ भाई सिक्योर्ड होगा मेरा डेटा, तो वो दिख रहा है कि नहीं, अब सिक्योर नहीं है। ये तो पब्लिकली पूरे नेशनल टीवी पे चलाया जा रहा है, राइट। ये भी है। और इसका, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इंडिया के ग्लोबल जो भी अपना पॉलिटिक्स है, ग्लोबली जो हैंडल कर रहे हैं हम, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो भी हम देखेंगे कि यहाँ से इम्पैक्ट क्या पड़ता है वहाँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि अमेरिका तो बेस्ट फ्रेंड है ही अपना, तो वहाँ से। अच्छा, ये आई थिंक मैं बता देता हूँ, ये वीडियो तो नहीं चल रहा है, कुछ तो इशू आया है इसमें। एक बार और ट्राई करेंगे। नहीं, आई थिंक ये वीडियो ही, आई थिंक ये वीडियो डिलीट कर दिया गया है, तो अभी अवेलेबल सोर्स नहीं है इसका। लेकिन इसमें क्या था, व्हाइट हाउस सेज प्रेसिडेंट ट्रंप हैज प्लेस्ड सैंक्शन ऑन इंडिया इन एफर्ट टू एंड यूक्रेन वॉर। ठीक है, ये बोल रही है जो स्पोक्समैन है व्हाइट हाउस की, वो बोल रही है इस बात को। और उसके बाद जो भी, हाँ, तो ये जो भी चीज़ें, मतलब जिस तरीके से जो भी व्हाइट हाउस का स्पोक पर्सन होता है वो व्हाइट हाउस की बात रखता है, तो व्हाइट हाउस चलो ठीक है, जो अपना एक स्टैंड है वो लेके बोल रहा है। अब उसका किसने बोला, क्या बोला, छोड़ दो, अमेरिका से आया है, ये देखते हैं। ठीक है, फिर जो मैं बात कर रहा था कि, हाँ, जो बात कर रहा था कि पॉलिटिक्स से जियो पॉलिटिक्स में कैसे इम्पैक्ट इफेक्ट होता है, जियो पॉलिटिक्स कैसे इफेक्ट होता है, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको वीडियो। US सेक्रेटरी है ये, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं आप,
पहले भी इनको देख चुके होंगे। तो इन्होंने कहा है, पहले सुन लेते हैं एक बार, ठीक है। I know part of what the administration has done has tried to make it tougher for Russia to be able to sell its oil. It's cracked down pretty tough on India, which is importing a lot of Russian oil, but not so much when it comes to China. Is China in the wrong for importing so much Russian oil as well? I think they import just as much as India does. Well, let's go back and look at the history, though, Becky. And look, China importing it is suboptimal. But if you go back and look pre-22, pre-invasion, 13% of China's oil was already coming from Russia. Now it's 16. So China has a diversified input of their oil. If you go back and look now, I believe India had less than 1% of their oil, 1%, and now I believe it's up to 42. So wow. India is just profiteering, or they are just profiteering. They are reselling. They've made 16 billion in excess profits. Some of the richest families in India. So this is a completely different thing. Like this Indian, what I would call the Indian arbitrage, buying cheap Russian oil, reselling it as product, has just sprung up during the war, which is unacceptable. तो आप सुने भी और मैं समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि जो इंडिया पहले लेता था जितना तेल, वो मतलब हिस्ट्री देख, जैसे इसने बात किया कि चाइना भी उतना ही लेता था, तो तुम उसके ऊपर सैंक्शन या जो भी टैरिफ है वो उस तरह से क्यों नहीं बिहेव कर रहे जैसे इंडिया के साथ कर रहे हो। तो इसने बोला कि पहले चाइना जितना लेता था, चाइना मतलब 13% के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ 13% के आसपास लेता था, फिर 30% जो भी है चाइना जो लेता था वो पहले भी लेता था और अभी भी ले रहा है, ठीक है। इंडिया पहले 1% लेता था, उससे बढ़ा के 42% पे आ गया है, ठीक है। ऑयल इंपोर्ट, जो क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं रसिया से, ये हिस्ट्री ये बता रहा है। बट ये नहीं बता रहा है कि ये जब हुआ था तब क्या किया था इन्होंने। हम ईरान से तेल लेते थे, ठीक है, ईरान हमें तेल सप्लाई करता था, इन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। भाई हमें दूसरा जगह देखना पड़ेगा। उस समय रसिया सबसे सस्ता तेल देता था रसिया, ठीक है, हम रसिया से लेना शुरू कर दिए। यूएई से भी हम ले ही रहे तेल, गैस जो भी है, फ्यूल ले रहे हैं। तो दूसरी एक तो ये बात है कि जो ये कह रहा है, तो इसने सैंक्शन लगाया, यूएस ने ही सैंक्शन लगाया, उसके बाद हमें दूसरा एक अपना सोर्स ढूंढना पड़ा और हम डाइवर्सिफाई करना शुरू किए बाकी जगहों से भी, कि भाई जैसे वेनेजुएला पे उधर से भी हमारी बात चल रही थी, अलग अलग देशों पे। तो आधा कहाँ से लोगे, इराक, सीरिया, जहाँ भी, या तो गैस है, तेल है, इन्होंने सैंक्शन लगा रखा है, तो जाएगा कहाँ इंसान। फिर ये कहते हैं कि तुम रसिया से मत लो, राइट। दूसरा, रसिया का जब चीप ऑयल था तो हम लेना शुरू किए। ये जब ले रहे थे हम रसिया से, जब हम खरीद रहे थे तेल, तो उस समय जो बाइडेन की सरकार थी उसने अप्रिशिएट किया था और उसने कहा था कि नहीं नहीं, आप पे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि और ये रूल है कि जैसे ही आप क्रूड ला के अपने यहाँ रिफाइन करते हो, ये फिर आपका प्रोडक्ट बन जाता है। और आप इसे, तो रसियन हम ले रहे हैं क्रूड, ठीक है, लेकिन जब हम रिफाइन कर रहे हो हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये रूल है। तो तुम एज ए, और ये प्रॉफिटेरिंग जो बोल रहे हो, तो भाई हमारा प्रोडक्ट है, हम रिफाइन करके उसको आगे भेज रहे हैं, बाकी देश को दे रहे हैं, पूरी दुनिया को दे रहे हैं, तो वो हमारा प्रोडक्ट हो गया ना। तो इसमें प्रॉफिट हम ले नहीं ले तो प्रोडक्ट क्यों है फिर? मतलब अगर ये रूल ही नहीं है तो फिर हम क्यों रिफाइन करेंगे? हम अपने जितना ज़रूरत है उतना रिफाइन कर लेंगे, राइट। तो ये चीज़ है, ये रूल है, उसके तहत हम जाके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि तुम्हारी जो पुरानी सरकार थी उसने अप्रिशिएट किया था, उसने ही बोला था कि आप ये कंटिन्यू करो, नहीं तो जो एक इकोनॉमी है ऑयल की वो ऊपर नीचे हो जाएगा। वहाँ तुम्हारा पेट्रो डॉलर आ जाता है इम्पैक्ट में, ठीक है। तो उसकी वजह से तुम बोलिए कि नहीं नहीं तुम ये करो। आज तुमको ज्ञान आ रहा है कि चलो हिस्ट्री देखते हैं कि कितना कौन कर रहा था। ठीक है जी, आगे आते हैं। अब बात है कि अगर हम यूक्रेन वॉर ये पैसे दे ही रहे हैं, यूक्रेन और रसिया के जो वॉर में जो है, तो हम रसिया को मान लो कि सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे देके तेल खरीद रहे हैं, उससे उसको पैसे मिल रहा है, हथियार खरीद रहा है, राइट। तो जब चाइना सेम चीज कर रहा है तो उससे रसिया नहीं खरीद रहा होगा, उससे कॉटन खरीदेगा और डिटॉल। और इस कौन डिफ्रेंशिएट करेगा कि इससे क्या खरीदा जाएगा, क्या खरीदा जा रहा है? अजीब सा एक लॉजिक है कि मतलब तुम ये कर रहे हो तो उससे हथियार खरीदेगा। खुद एक कितना तुम लेते हो, इसे रेयर अर्थ कितना लेते हो रसिया से? अलग अलग चीजें का डील नहीं है तुम्हारा नहीं चल रहा ट्रेड, तुम्हारे पैसे से क्या होंगे? उससे नहीं होगा कुछ भी। मान लेते थोड़ी देर के लिए कि चलो रसिया का तेल बंद कर दिया हमने लेना, फिर क्या होगा? तुम ये टैरिफ हटा दोगे और हम अपना जो हमें सस्ता तेल मिल रहा है, चलो कल मान लेते हैं रसिया ने भी सेम प्राइस कर दिया, हम बाकी कंट्रीज देखेंगे यार,
सिर्फ रसिया से ऐसा थोड़ी है कि मतलब रसिया सस्ता तेल दे रहा है, इतना सस्ता और कोई देगा तो लेंगे, कोई दे नहीं रहा है, तुम्हें तो अपना डॉलर भी तो मेंटेन करना है। तो डॉलर मेंटेन करने के चक्कर में तुम वहां लगा रखे हो, बाकी जो कंट्रीज है आगे जहां तुम डाइवर्सिफाई कर सकते हो, कोई भी कंट्री कि मैं यहाँ अलग अलग जगह से इंपोर्ट करूंगा, अपने रिलेशन बनाऊंगा इस कंट्री के साथ, और अपने जो भी है बायलैटरल चीज़ें होंगी, ट्रेड होगा और भी चीज़ों पे। तो अगर एक फ्यूल का एंगल खुलता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खुलती है। फ्यूल हम आपसे लेंगे तो आप भी तो मेरे यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे ना, राइट? जैसे कतर के साथ है हमारा, कतर से हम फ्यूल लेते तो कतर आके इन्वेस्ट भी तो करता है। ये बाकी कंट्रीज किसी के भी साथ है। रसिया क्या कर रहा है, फ्यूल ले रहे हैं, वो आ रहा है भाई अपना सारा पूरा डिफेंस सेक्टर खोल कर बैठा पड़ा है कि ले भाई जो चाहिए लेके जाए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए अच्छा है, हम क्यों नहीं करेंगे। अजीब सा इस बंदे का एक है। तो ये कह रहा था कि हाँ, दूसरा मैं कह रहा था पॉलिटिक्स से जो जियो पॉलिटिक्स इंपैक्ट होता है उसमें अदानी जो ये कह रहा है, अदानी जो हम यहाँ कर रहे थे, अब देखो स्क्रिप्ट कैसे मैच होता है। ये सारी चीज़ अभी तक अमेरिका से नहीं आ रही थी, बाद में पता चला जो भी इस अदानी वाले मुद्दे के पीछे जो एक ऑर्गेनाइजेशन था हिंडनबर्ग, वो बंद हो गया, ठीक है, ट्रंप के आते ही, ठीक है जी। उसको जो फंड करता था बैक से, वो कौन था? सोरस एंड द कंपनी, ठीक। सेम स्क्रिप्ट भाई साहब बोल रहे हैं, करेक्ट, जो हमारे यहाँ एक पार्टी बोलती है इंटरनल पॉलिटिक्स में, करेक्ट। अब इन सब चीज़ों को जोड़ के देखो, ये प्रोटेस्ट, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होता है। अब मतलब हमें लगता है कि अरे हम ये नहीं भाई, बाहर से आता है चीज़ें। सेम लाइक बांग्लादेश से बाहर से चीज़ें लाई गई, यहाँ प्रोटेस्ट कराया गया, सरकार गिराई गई। आज का हालत देखो बांग्लादेश का, ये चाहते हैं ये, इनके अब बयान देखो अलग अलग लोगों के, ना तो जो हमारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें मानने को तैयार है, जो इंडिया का अपना है उन्हें भी नहीं मानने को तैयार है। कुछ भी जो भी आप इनके सामने फैक्ट रख दो, नहीं, अगर जजमेंट इनके अगेंस्ट आएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है। तो ये है आपकी जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे अटैक करना। जैसे जैसे अटैक आएगा, बार बार अगर ऐसा होता रहेगा, आपके भी दिमाग में आएगा यार कुछ तो हो रहा है यार, ऐसे बार बार कैसे कर रहा है, और इनके ऊपर एक्शन ना लिया जाना, ये इसको बढ़ावा देगा, ठीक है। जो अब इम्पैक्ट कर रहा है हमारा जियो पॉलिटिक्स, अरे होता है, ऐसा नहीं है कि अरे कुछ नहीं हो, नहीं, हर जगह से होता है। आपके देश में क्या चल रहा है, क्या किसी हम लोगों को नहीं पता है कि यूएस में क्या चल रहा है, वॉशिंगटन में क्या चल रहा है, रोड पे प्रोटेस्ट कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कहीं गाजा के लिए, खालिस्तानी एंगल भी है उसमें, अलग अलग चीजें हैं, हर जगह है यार। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प्स ट्रेड एडवाइजर वार्न्स इंडिया, जो ट्रम्प का ट्रेडिंग का एडवाइजर है वो इंडिया को वार्न कर रहा है, इंडिया मस्ट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल अदरवाइज इट विल लूज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विथ यूनाइटेड स्टेट्स। इस लेवल पे ये आ गए हैं। देखो चलो ठीक है, हाँ होगा नुकसान, हमें भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन अगर फिर से वही लेवल पे जाएंगे जो एक टाइम पे जैसे यूके किया करता था हमारे साथ, तो फिर हम आज़ाद कैसे होंगे यार? आज़ाद कहाँ है फिर? गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट अगर स्टैंड ले रही है कि नहीं तुम डिक्टेट नहीं करोगे कि मुझे क्या करना है, अगर ये डिसीजन आज यूएस के प्रेशर से चेंज कर दिया जाए कि चलो हम रशियन ऑयल नहीं लेंगे, हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? सबसे पहली चीज़ तो क्या करें, हम क्राइसिस ले आए अपने देश में, पाकिस्तान वाली हालत कर दें? नहीं कर सकते ना, इतना बड़ा इकोनॉमी है और देश है, इतने लोग हैं, और तुम वहाँ से व्हाइट हाउस में 4-5 लोग बैठे हुए हो, वो बोल दो कि 100-150 करोड़ लोगों को ऐसे चलना चाहिए और हम चलने लगे। सेम चल रहा है ना फिर तो इंग्लैंड वाला। तो ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है ब्रो। तो सैंक्शन लगाना है, दूसरा मैप खींचना है, खींच ले अपने लिए कि उसमें इंडिया रखी मत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया जो चाहेगा, जो उसके लिए अच्छा है, और जो इंडियन लोगों के लिए और देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, डिफेंस के लिए, जो इन सब का ध्यान रखा जाएगा जिन चीज़ों में, वही चीज़ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सरकार ये कह रही है और खड़ी है। आगे चलते हैं। अब
अभी चाइना वांग ई हमारे यहाँ आए हुए थे, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में। अब वांग ई जो है वो जाने वाले हैं पाकिस्तान, ठीक है। वांग ई टू विजिट पाकिस्तान एंड होल्ड 6th राउंड ऑफ चाइना पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रैटेजिक डायलॉग। ये इस अकदार के साथ यहाँ ये चीज़ जो भी मीटिंग इनका होना है वो इस अकदार जो इनका मिनिस्टर है उसके साथ होगा, वो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ का। तो इस अकदार के साथ इनका मीटिंग है। हाँ ऑब्वियस है, अब हमारी भी बात हो रही है। और ये चाइना पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। पाकिस्तान जैसा तो सतरंगी कंट्री आज तक मैंने देखा नहीं। उनके बहुत सारे कुछ लोग आगे कमेंट करते हैं वीडियो में, तो मैं उनको बता दूं कि भाई तुम फैक्ट चेक किया करो अपने देश का, ठीक है। इंडिया के जितना तुम सुनते हो ना वो तुम्हें सुनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक भाई का मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि अभी अभी ये चीज़ कहाँ गया यार, देखो एक बंदे ने कमेंट करा था कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। वो तो पता चल गया। एक मैंने वीडियो दिखाया था आपको नजम सेट्टी वाला, जो कह रहा है हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंडिया के अटैक को रोक सके, डिफेंस लाइन नहीं है ऐसा। तो हम अगर नहीं रोक सकते तो हम ठोके तो ज़रूर होंगे यार इससे तो समझ में आता है। फिर उसने बहुत सारी चीज़ें कही है। अभी का ये देखो, ये अल जजीरा का कटआउट है। एक सेकेंड मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि अच्छे से दिख सके, ठीक है। ये अल जजीरा का कटआउट है, ठीक है। फर्दर रीच अक्रॉस बॉर्डर मे बी इंडियाज गेन, ठीक है। उसके बाद ये पूरा आप पॉज करके पढ़ सकते हो पूरी चीज़ें। तो ये इन्हें कौन समझाए इन चीज़ों को? भाई तुम्हारा जो मीडिया है ना कंट्रोल्ड है प्रॉपर, वो वही दिखाते हैं जो तुम्हारा आईएसआई और ये आसिम मुनीर बोलता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा पाएंगे ब्रो। तुम थोड़ा फैक्ट चेक करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान ऑब्वियस है भीख मांगेगा कुछ 2-4 बिलियन, क्योंकि इनके तो 80-85% के आसपास इनकी डिपेंडेंसी है डिफेंस में, वो है चाइना के ऊपर। और ये जाके बैठ गए हैं गोद में, यूएस के गोद में अभी, ठीक है। ये गालियां देते हैं हमें इनकी हरकतें देखो। डिफेंस जब अब अगर ये युद्ध में घुसते हैं, F-16 नहीं देने वाला बाबू अब अमेरिका। तुम्हारे पास डॉलर नहीं है और अमेरिका इतना फ्री में कुछ नहीं देगा। अगर देगा भी तो अपने लोग भेजेगा यहाँ पे, तुम्हारे लिए तो नहीं देगा, क्योंकि तुमने बहुत F-16 तोड़वा चुके हो और उसे पता है ये बात। तुम मानो या ना मानो, उसे पता है, अमेरिका को पता है। चाइना का भी सेम रवैया रहेगा कि तुमने PL-15 उनका हक दिया तुमने JC-10 एवैक्स ये सारे उनके रडार, ये सारे तुमने उनके मतलब मिट्टी में मिला दिए। और तुम उनसे 5th जनरेशन वाली बात करो ना अब फाइटर जेट वाली, तो चाइना भी तुम्हें नहीं देगा। अब ये सारी चीज़ें ये तुम्हारे मीटिंग में है ना, अब तुम्हारा इसकदार अब गाली सुनेगा, क्योंकि अब चाइना को ट्रेड करना है। उसका यूएस अगर उधर से गया और वेस्ट गया तो चाइना जाएगा कहाँ? और बाकी दुनिया से अगर सबसे लड़ लेगा, उधर भी प्रॉब्लम है चाइना को, हर जगह से प्रॉब्लम है। अभी जब तक ये यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा है, चाइना पॉइंट आउट नहीं हो रहा है। जैसे ही रसिया यूक्रेन का युद्ध थोड़ा नॉर्मलाइज होगा, शांत होगा, चाइना तुरंत से सबके सामने एज ए एनिमी आ जाएगा फिर से, जैसे था पहले, ठीक है। वेस्ट और यूएस के लिए ये जैसे ही हुआ, चाइना को ट्रेड करने के लिए जगह चाहिए और इंडिया भी ट्रेड करना चाहता है, उसके लिए भी जगह चाहिए। ये ट्रेड की बात है। तुम जो सोच रहे हो ना कि मालिक चुनना, वो तुम्हारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। जो मैं आज बताया आपको, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू मूव 3 बिल इन लोकसभा फॉर प्रोवाइडिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर और ए मिनिस्टर इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर और अ minister in council of ministers of state and union territories who is arrested and detained in custody on account of serious criminal charges, ठीक है। ये जो बिल आने वाला है उसमें मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये जितने भी इस तरह के हैं उन लोगों के ऊपर आएगा, ठीक है, कि आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। अभी तक यही होता था कि भाई तुम्हारे पर करप्शन के चार्जेस हैं, तुम सीएम वगैरह कुछ बन जाओ और तुम बच जाओगे जब तक ये सीएम हो। तो ये बहुत लंबा चला। अब ऐसा नहीं होगा, ये बिल पास हो जाएगा अगर आज, तो आज तो विपक्ष बहुत रोएगा, क्योंकि आप लिस्ट निकाल सकते हो एक बार और देख सकते हो।
पक्ष में भी होंगे, आई डोंट नो, बट लिस्ट जब निकालोगे तो मेरे साथ भी शेयर करना ट्विटर पे, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, ये देखो, ये एक चाइना पे हमें भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, मैं ये भी बता देता हूँ। ये देखो, ये इसने क्या लिखा है, इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड ताइवान एज अ पार्ट ऑफ चाइना अंडर द वन चाइना प्रिंसिपल फॉर डेकेड, ठीक है। वो ये जो भी चीज़ें है आगे आप देख सकते हो, मैं आगे बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा फिर। इसके बाद हमारी मिनिस्ट्री से जो आया है, विजिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर चाइना टू इंडिया, डिस्कस द एसआर टॉक। आप ये पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों को अब अगर देखोगे आप तो हमारी तरफ से देखो, टेररिज्म पे बात, टेररिज्म के ऊपर देखो, यहाँ पे इशू टेररिज्म इन ऑल फॉर्म, मैनिफेस्टेशन, बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर, ये सारी चीज़ें हम मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये बता रहा है और जो यहाँ लिखा है उसको पढ़ोगे तो अपने अपने साइड से चुना जा वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है। हमने कुछ और बोला है, ये कुछ और देते हैं, तो इसलिए चाइना हमारे भरोसे के लायक नहीं है। ट्रेड के लिए पार्टनर है, सही है, ट्रेड हम करेंगे, पहले भी कर रहे थे। पहले था कि हम डिफिसिट में थे, चाइना सरप्लस में था। अब है कि हाँ, हम कोशिश करेंगे कि दोनों बैलेंस पे रहे, ठीक है। नहीं तो हम और ज़्यादा देखते हैं क्या होता है, आगे की बात आगे होगी। बट हाँ, हम ये ट्राई तो करेंगे। तो जहाँ पे अभी कम चीज़ें हम भेज रहे थे चाइना में, अगर थोड़ा उसको बढ़ा दिया जाएगा तो एक विंडो मिल जाएगा ना सामान भेजने के लिए। अगर वो मिलता है तो ठीक है, ट्रेड चलते रहना चाहिए। बट सिक्योरिटी, बाकी डिप्लोमेसी, ये सब ठीक है, रिलेशन वो सब नहीं चाहिए भाई। वो भरोसा नहीं कर सकते हम चाइना पे, और अब अमेरिका पे भी नहीं कर सकते, पहले भी नहीं कर सकते थे, सॉरी। आपको दिखेगा कि मोदी जी ने 18 अगस्त को ये ट्वीट किया था, चेयर्ड ए मीटिंग टू डिस्कस द रोड मैप फॉर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, ठीक है, अक्रॉस ऑल सेक्टर विच विल बूस्ट ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, आपको जो मैंने बताया कि बिल आने वाले हैं, और देखना, और एक बिल आके जा चुका है, अभी पता भी नहीं चला क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले के चक्कर में पूरी न्यूज़ इधर कवर कर रही थी, उधर आराम से बिल पास कर दिया गया है, स्पोर्ट्स में भी कर दिया गया है। और अब देखो, ये आज जो बिल पास होने वाला है उसको रिफॉर्म हो रहे हैं। मोदी जी ने 15 अगस्त को बोला, अब चीज़ें ग्राउंड पे दिखनी शुरू होगी, इसमें चेंजेस आएंगे। कहीं से तो पता चला है कि एक बीजेपी ने ही पोस्ट किया था, ठीक है, द ब्रिटिश मास्क बिल बी रिवील्ड सून। ये इंटरेस्टिंग होगा, देखा जाएगा कि कौन है। और इसके ऊपर भी सुनने में ऐसा आ रहा है कहीं से, कि सूत्रों से, कि भाई किसी इंसान का नेशनलिटी के ऊपर ना थोड़ा प्रॉब्लम है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फाइल किया था, उसमें बताया गया है कि लंदन में इनके कंपनी में डायरेक्टर, एक कंपनी में डायरेक्टर हैं, और वहाँ डायरेक्टर बनने के लिए आपको यूके के सिटीज़न होना ज़रूरी है। जब यूके का सिटीज़न है आप, या वहाँ के सिटीज़न हैं, तभी आप वहाँ के डायरेक्टर या कुछ भी बन पाएंगे। तो अगर, और जैसे ही आप वहाँ के सिटीज़न हो जाते हैं तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप देना, मतलब खुद से छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक जगह का ही हो सकते हो। आप किसी और देश का सिटीजन हो तो इंडिया में उस सिटीजन से आपका काम नहीं करेगा, ठीक है, आप एनआरआई हो जाओगे। तो ये वाला पार्ट है। अगर ऐसा कुछ है और वो यहाँ कुछ संवैधानिक पद का इस्तेमाल कर रहा है तो ये गलत है, कानूनन गलत है। और अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है तो कभी भी प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बनने के लायक नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज़ है। एक और इसमें 2 चीज़ें हैं, एक और है, आसाम वाला भी हम लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ठीक है फिर। चलिए, बाय बाय, जय श्री राम, भारत माता की जय।